हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम जो अपनी एमए और बीए वाली महाशाकुंडी यूनिवर्सिटी से संबंधित सिलेबस की जो सीरीज है, उस सिलेबस में जो हमारा सेकंड टॉपिक है ग्रीक राजनीतिक चिंतन की परंपराएं। और उस टॉपिक में दो सब टॉपिक है, जिसमें प्लेटो और अरस्तु दो विचारकों को रखा गया है। ठीक है, तो जो हम आज ये लेक्चर ले रहे हैं, ये लेक्चर हमारा जो स्टूडेंट्स एमए और बीए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी होगा। और उसके साथ साथ ये लेक्चर जो हमारी यूजीसी नेट वाली सीरीज है उसमें भी होगा, क्योंकि प्लेटो या जो भी दार्शनिक है, उन दार्शनिकों को या जो भी विद्वान है, उन विद्वानों को मैं अलग अलग कवर नहीं करवाऊंगी। जो हमारी यूजीसी नेट की सीरीज है उसके लिए भी, और जो हमारी बीए और एमए की सीरीज है उसके लिए भी, जो दार्शनिक है मैं उन्हें एक ही बार कवर करवाऊंगी। ठीक है, उस हिसाब से कवर करवाऊंगी कि उससे आपका एमए का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट रूप से कवर हो जाएगा, और जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है वो भी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ग्रीक राजनीतिक चिंतन की परंपराओं में सबसे पहले विचारक है वो है प्लेटो। प्लेटो के बारे में हमने क्या क्या देखना है, उनका जन्म देखना है, उनका नामकरण देखना है, पुस्तकें देखनी है, प्लेटो के ऊपर सुकरात के क्या प्रभाव पड़े हैं ये हमें देखना है। इसके साथ साथ हमें उस समय की परिस्थितियां भी देखनी है, यूनान की जो उस समय की परिस्थितियां थी उस समय की हमें परिस्थितियां भी देखनी है। इसके बाद जो उसके सिद्धांत है, उसके सिद्धांतों में हमें आदर्श राज्य का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, दार्शनिक शासन की जो उनकी अवधारणा थी वो, स्टेट्समैन में जो उन्होंने राजनीतिक विचार दिए थे वो, लोज एक आदर्श राज्य के रूप में देखेंगे हम। उसके बाद प्लेटो को प्रथम फांसीवादी के रूप में देखेंगे, और इनके जो भी सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों को हम आलोचना भी देखेंगे। ठीक है, आलोचनात्मक रूप से इन सभी सिद्धांतों को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ हम पर्टिकुलर किसी विद्वान को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए उनके सारे सिद्धांत देखना और उन सभी सिद्धांतों से संबंधित सारे प्रमुख तथ्य, साथ के साथ उनका आलोचनात्मक वर्णन ये सब देखना भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्लेटो है, प्लेटो का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 427 ईसा पूर्व के लगभग, ठीक है, 427 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में हुआ था। एथेंस में इनका जन्म हुआ था। इनका जो नाम था, इनका जो एक्चुअल जो वास्तविक नाम था वो नाम था इनका एरिस्टोक्लीज। ठीक है, एरिस्टोक्लीज इनका नाम था। इन्हें जो प्लेटो नाम दिया था, प्लेटो नाम किसने दिया था, इनके जो शारीरिक शिक्षा के अध्यापक थे, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के इनके अध्यापक थे, उन्होंने इन्हें प्लेटो नाम दिया था। और क्यों इन्हें प्लेटो नाम दिया था उन्होंने, क्योंकि इनका जो शरीर था वो अच्छा स्वास्थ्य था। ठीक है, इनका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा था। अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इन्हें प्लाटोन नाम दिया था, प्लाटोन नाम दिया था, और प्लाटोन से ही बाद में ये प्लेटो कहे जाने लगे। तो नाम हमने देख लिया, जन्म हमने देख लिया। जन्म 427 ईसा पूर्व लगभग हुआ था, एथेंस में हुआ था। इनका नाम जो एक्चुअल नाम था, वास्तविक नाम था, वो एरिस्टोक्लीज था। लेकिन बाद में जो इनके शारीरिक शिक्षा के अध्यापक थे, उन्होंने इनके अच्छे स्वास्थ्य के कारण इनको प्लाटोन नाम दिया था, और प्लाटोन से फिर बाद में ये प्लेटो कहे जाने लगे। ठीक है, इसके बाद इनकी हम देख लेते हैं पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं। इनकी पुस्तक है, एक तो है अपोलोजी, दूसरी है क्रीटो। बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं, हम सिर्फ जो मुख्य पुस्तकें हैं हमारे राजनीति से संबंधित, राजनीति शास्त्र से संबंधित, वो मुख्य पुस्तकें देखेंगे। अपोलोजी, क्रीटो, ये राज्य की आज्ञा पालन संबंधी पुस्तकें हैं। दूसरे वर्ग में आती हैं प्रोटोगोरस, सिंपोजियम और रिपब्लिक। ये उनकी साहित्यिक और दार्शनिक पुस्तकें हैं, जिसमें इन्होंने अपने दर्शन संबंधी सिद्धांत दिए थे, दार्शनिक। फिर थर्ड, सोफिस्ट स्टेट्समैन, ये इनके संवाद या कथोपकथन है। ठीक है, संवादों के रूप में ये पुस्तक है या कथाओं के रूप में। और फोर्थ नंबर पे हमारी आती है लोज, जो इनकी सबसे अंतिम पुस्तक है। अंतिम पुस्तक हमें याद रखनी है इनकी। पुस्तकों के मैंने यहाँ पे ईयर नहीं दिए हैं, क्योंकि इन जो हमारे ये प्राचीन दार्शनिक है, इनके ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बुक्स के ईयर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इतने, इसलिए मैंने यहाँ पर ईयर्स नहीं दिए हैं। आपको सिर्फ बुक्स याद रखनी है, एक बार ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो प्लेटो की है, कौन कौन सी बुक्स है जो प्लेटो की है। सबसे पहले हमें याद रखना है अपोलोजी और क्रीटो,
जिसमें राज्य की आज्ञा के पालन संबंधी उन्होंने बातें बताई हुई हैं। दूसरा प्रोटागोरस, सिंपोजियम और रिपब्लिक, जिसमें कि उन्होंने अपने साहित्यिक और दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। फिर सोफिस्ट और स्टेट्समैन, थर्ड नंबर पे आएगी सोफिस्ट और स्टेट्समैन जो कि संवाद और कथोपकथन के रूप में है। और फोर्थ नंबर पे आएगी लॉज जो कि उनकी अंतिम पुस्तक है। तो अब देखिए, हमने जन्म देख लिया, उनका नामकरण देख लिया, उनकी पुस्तकें देख ली, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं प्लेटो से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, इन्होंने 386 ईसा पूर्व यूनान में अकादमी की स्थापना की थी। अकादमी इनके संस्थान का नाम है, ठीक है। अकादमा की स्थापना की थी जिसे कि यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। प्रथम विश्वविद्यालय से यूनान का माना जाता है अकादमी, जो कि प्लेटो द्वारा स्थापित किया गया था 386 ईसा पूर्व में। जो अकादमी है, अकादमी में केवल गणित और ज्यामिति, इन दोनों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। गणित और ज्यामिति आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में आएगी। जो प्लेटो की अकादमी है, प्लेटो की अकादमी में किस विषय के अध्ययन पर सबसे अधिक बल दिया जाता था, और वहां राजनीति शास्त्र आए या दर्शन आए, और आप दर्शन को टिक कर दो, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो विशेष बल दिया जाता था उनकी अकादमी में, वो गणित या ज्यामिति पर दिया जाता था। ठीक, इनके जो गुरु थे, इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण गुरु अपना माना हुआ था दर्शन के क्षेत्र में, इन्होंने माना हुआ था सुकरात को, ठीक है। सुकरात प्लेटो के गुरु थे। हमने जो महत्वपूर्ण चीजें थी प्लेटो से संबंधित वो देख ली है। इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि उन पर एक तो सुकरात के प्रभाव क्या थे, और दूसरा उस समय की समकालीन परिस्थितियां क्या थी, जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जो सिद्धांत है, अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी भी दार्शनिक को समझना है, किसी भी विद्वान को समझना है, उनके सिद्धांतों को समझना है, तो उनके सिद्धांतों को समझने से पहले आपको क्या करना है कि उनकी जो समकालीन परिस्थितियां रही है, जिन परिस्थितियों में उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उन परिस्थितियों को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप वो परिस्थितियां समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके विद्वान उन परिस्थितियों के हिसाब से सही है या गलत है। क्योंकि काफी विद्वानों के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ सिद्धांत पढ़ लेते हैं, और सिद्धांत पढ़कर ही हम अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं कि यार ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। आज हम उस सिद्धांत को वर्तमान परिस्थितियों में रखकर देखना शुरू कर देते हैं और हम धारणा बना लेते हैं कि ये सिद्धांत गलत है। जबकि हमें किसी भी सिद्धांत को अगर जानना है, अगर किसी भी विद्वान को जानना है, उसके विचारों को जानना है, तो सबसे पहले हमें उसकी समकालीन परिस्थितियां देखनी पड़ेगी, उस पर प्रभाव देखने पड़ेंगे कि प्रभाव उन पर किन किन विद्वानों का है, किन किन लोगों का है। उसी से ही हमें हर एक विद्वान के जो उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत बहुत हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो प्लेटो है, प्लेटो के ऊपर जो उनके गुरु सुकरात थे, सुकरात के प्रभाव क्या क्या थे। सुकरात के प्रभाव के बाद फिर हम देखेंगे उस समय की परिस्थितियां क्या थी यूनान की। ठीक, देखिए सबसे पहले तो जो कोट है सद्गुण ही ज्ञान है, ठीक है। ये सुकरात का कोट है और इसका किसके ऊपर, प्लेटो के ऊपर व्यापक प्रभाव है। जो इन्होंने पुस्तक लिखी है रिपब्लिक का आधार ही यही वाक्य है, ठीक है। रिपब्लिक का आधार है सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो का मानना था कि देखिए, जो ज्ञान है और जो सद्गुण है, ज्ञान सद्गुण दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सद्गुण के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना सद्गुण अधूरा है। उनका कहना था कि देखिए, जो सत्य है, सत्य कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, ठीक है। कि सत्य ऐसा नहीं है कि वो किसी का कल्याण ना करे या किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करे, ऐसा नहीं है। सत्य जो होगा, सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है। और जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है, ज्ञान सत्य की अनुभूति है। ज्ञान क्या है, ज्ञान सत्य की अनुभूति है। सद्गुण से उनका मतलब किससे था, सत्य से था। फिर प्लेटो को कहना था कि देखिए, यदि सत्य जो है वो आचरण में नहीं है, ठीक है, अगर सच्चाई आपके आचरण में नहीं है, तो सच्चा ज्ञान की जो अनुभूति है वो निष्फल है और निरर्थक है। निष्फल है, निरर्थक है। देखिए, जो उन्होंने पहले, उनके ऊपर जो सबसे पहला प्रभाव था सुकरात का, वो था सद्गुण के बारे में, ठीक है। सद्गुण से मतलब उन्होंने सत्य से लिया था, और यही जो सद्गुण है, ये सद्गुण किसका आधार है, रिपब्लिक पुस्तक का आधार है। इसमें इन्होंने बताया कि देखिए, ज्ञान और सद्गुण, ये जो दोनों चीजें हैं, ज्ञान सद्गुण या ज्ञान सत्य, ठीक है, यहाँ हम इसे सत्य भी कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो सत्य है, सत्य कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कल्याणकारी ही होगा सत्य।
और अगर आपके पास सत्य की अनुभूति है, अगर आपको सत्य की अनुभूति है तो वो क्या होगा, वो आपका ज्ञान होगा। ठीक है, ज्ञान जो है वो सत्य की अनुभूति है। और उनका कहना था कि देखिए जो सत्य है अगर वो आचरण में नहीं है, अगर आप सच को अपने आचरण में नहीं ला रहे हैं, तो फिर आप कितना भी कह दीजिए कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान की जो अनुभूति होगी वो आपके लिए निरर्थक होगी, निष्फल होगी। उस अनुभूति का कोई फायदा नहीं है अगर आप सच्चाई को अपने आचरण में नहीं ला रहे हैं। ठीक, ये था पहला प्रभाव उनके ऊपर। दूसरा, सद्गुण का उन्होंने स्वरूप क्या बताया। सद्गुण का उन्होंने स्वरूप बताया कि देखिए सद्गुण कैसा होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक वस्तु की भलाई हो। सद्गुण या सत्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक की भलाई हो, किसी का नुकसान ना हो। और इसी में उन्होंने कहा था कि देखिए किसी भी वस्तु की जो उत्कृष्टता है, उत्कृष्टता या उसकी अच्छाई जो है, ठीक है, किसी भी वस्तु की जो उत्कृष्टता है वो इस बात पर निर्भर करती है वह वस्तु वही कार्य करे जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। ठीक है, कि कोई भी उत्कृष्टता है, अगर आप देखते हैं सद्गुण के स्वरूप को, तो सद्गुण के स्वरूप में आपको ये देखना जरूरी है प्रत्येक वस्तु की भलाई होनी चाहिए, वही सद्गुण का स्वरूप है। और इसके साथ साथ किसी भी वस्तु की जो उत्कृष्टता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वह वस्तु वही कार्य करे जिसके लिए उसका जन्म हुआ है या जिसके लिए उसका आविष्कार हुआ है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि जैसे चाकू है, चाकू का जन्म किस लिए हुआ है, काटने के लिए हुआ है, चीजों को काटने फाड़ने के लिए हुआ है। चाकू की जो उत्कृष्टता है वो इसके काटने पर निर्भर है। ठीक, तो ये बताया था उन्होंने सद्गुण का स्वरूप कि सद्गुण कैसा होता है, सद्गुण का स्वरूप क्या है। फिर थर्ड नंबर पे आता है राजनीति एक कला। राजनीति एक कला के बारे में उनका कहना था कि देखिए जो शासन कार्य है, शासन कार्य केवल उन्हीं लोगों को दिया जाए जो लोग इस कार्य में उत्कृष्ट हैं, अच्छे हैं। ठीक, केवल शासन विशेषज्ञों को ही शासन दिया जाए। ठीक है, शासन कार्य जो है वो शासन विशेषज्ञों को ही दिया जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में के अंदर शासन का गुण नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि देखिए जैसे कोई एक व्यक्ति अच्छा कलाकार हो सकता है, ठीक है, अच्छा कलाकार हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि सभी व्यक्ति अच्छे कलाकार है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक प्राकृतिक गुण है कि कोई व्यक्ति अच्छा कलाकार है। उसी तरीके से जो शासन का गुण है, शासन का गुण भी हर एक व्यक्ति में नहीं आता। राजनीति करना एक कला है और राजनीति में शासन कार्य केवल उन्हीं लोगों को सौंपे जाने चाहिए जो लोग कि इस कला के विशेषज्ञ हैं, जो लोग इस कला को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एक ये प्रभाव था उनके ऊपर सुकरात का। ठीक है, उसके बाद आता है सत्य का सिद्धांत। सत्य का सिद्धांत, सत्य के सिद्धांत में उनका कहना था कि देखिए किसी भी वस्तु की जो वास्तविकता है, वास्तविकता वो मूर्त रूप में नहीं है बल्कि उसके विचार में है, विचार में या अमूर्त रूप में। ये सिद्धांत किसका था, सुकरात का था। सुकरात का जो प्रभाव है वो प्रभाव फिर किसके ऊपर पड़ा, वही प्रभाव पड़ा है प्लेटो के ऊपर। तो इसमें उनका कहना था कि देखिए कोई भी वस्तु हो उसकी जो वास्तविकता होती है उसे आप जो इंद्रियों से देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि जिस हिसाब से उसे अपने इंद्रियों से देख रहे हैं उस हिसाब से वो वस्तु सही ही हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि वस्तु की जो वास्तविकता है वो आप मूर्त रूप में देखकर नहीं बता सकते, बल्कि आपके मन में उस वस्तु को देखकर क्या विचार आता है या आपके मन में जो वो वस्तु है उस वस्तु से संबंधित क्या क्या बातें हैं, वो जो होगी वो ही वास्तविक सत्य होगा। कि वस्तुओं का मूर्त रूप सत्य नहीं है बल्कि उनका अमूर्त रूप वास्तविक सत्य है। ठीक है, और जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत से ही जो सुकरात है, सुकरात को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है, आदर्शवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये सत्य का सिद्धांत है। सत्य के सिद्धांत के साथ साथ इसे एक और नाम दिया जाता है, वो है वास्तविकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आदर्शवाद का जनक है वो सुकरात का कौन सा सिद्धांत है, तो हमें याद रखना है कि वो वास्तविकता का सिद्धांत है या सत्य का सिद्धांत है। और ये भी ध्यान रखिए ये प्लेटो का सिद्धांत नहीं है, ये सुकरात का सिद्धांत है। फिर उसके बाद आ जाता है ज्ञान का सिद्धांत। ज्ञान के सिद्धांत इन्होंने दो प्रकार बताए थे। ठीक है, दो प्रकार में जो पहला था ज्ञान का सापेक्ष सिद्धांत और दूसरा था निरपेक्ष सिद्धांत। ठीक है, सापेक्ष सिद्धांत और निरपेक्ष सिद्धांत, ये दोनों दिए थे उन्होंने ज्ञान के बारे में, ज्ञान के सिद्धांत थे। इसमें इन्होंने देखिए क्या बताया था, ये सत्य के सिद्धांत से भी संबंधित है कि देखिए जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, वो अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान क्यों है, क्योंकि देखिए जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा होगा कि देश काल या परिस्थितियों
आदि चीजों से प्रभावित होता है, ठीक, आदि चीजों से प्रभावित होता है और प्रभावित होने के कारण इसमें बदलाव की संभावना रहती है। दूसरा, इस ज्ञान का जो स्वरूप है, जो ये ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, ठीक, जिसे हम ज्ञाता कहेंगे, जो ये ज्ञान देने वाला व्यक्ति है उसके स्वरूप और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और इसे उन्होंने कहा था कि यह ज्ञान ज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञान की तरह दिखता है, ज्ञान की तरह है। सापेक्ष सिद्धांत इन्होंने जो ज्ञान का दिया था उसमें देख लीजिए, उसमें इन्होंने कहा था कि देखिए जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है वो ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान क्यों है? क्योंकि देखिए देश काल परिस्थितियों आदि से ये प्रभावित होता है, इसमें बदलाव की संभावना रहती है, ठीक है, कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये जो ज्ञान है ये ज्ञान बदल जाएगा, इसमें कुछ बदलाव आ जाएंगे। और दूसरा कि जो इसका स्वरूप है वो ज्ञाता के स्वरूप और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो आप सापेक्ष ज्ञान कह रहे हो वो सापेक्ष ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है। जरूरी थोड़ा ही ना है कि जो किसी चीज को लेकर जो मान्यता मेरी है वही मान्यता किसी दूसरे व्यक्ति की भी हो सकता है मैं किसी चीज को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख रही हूँ, हो सकता है कि उसी ज्ञान को दूसरा व्यक्ति उदारवादी दृष्टिकोण से देख रहा हो, ठीक है। देखने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण अलग अलग है सब चीजों को देखने के। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो ये ज्ञान है, जो सापेक्ष ज्ञान है, सापेक्ष ज्ञान का जो स्वरूप होता है वो ज्ञाता के स्वरूप और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और ये जो ज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञान नहीं है ये, बल्कि ज्ञान की तरह है, ज्ञान की तरह ये दिखता है। तो ये तो था सापेक्ष ज्ञान का सिद्धांत, इसे हम सत्य के सिद्धांत के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा था निरपेक्ष सिद्धांत। निरपेक्ष सिद्धांत को उन्होंने बताया पूर्ण ज्ञान, कि ये कैसा है, ये पूर्ण ज्ञान है। क्यों पूर्ण ज्ञान है? क्योंकि ये अपरिवर्तनशील होता है, वैज्ञानिक होता है, ठीक है, इसका जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, इसकी जो अनुभूति होती है वो विशुद्ध और निर्लिप्त होती है, ठीक है, निर्लिप्त बुद्धि को होती है। जो शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि वाले जो लोग हैं उन लोगों को इस ज्ञान की अनुभूति होती है। यह देश काल सीमा से बाहर होता है और मानव जीवन का ये परम लक्ष्य है। निरपेक्ष सिद्धांत को उन्होंने बताया, ज्ञान का जो निरपेक्ष सिद्धांत है उसमें उन्होंने ज्ञान को बताया पूर्ण ज्ञान, कि जो निरपेक्ष ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है। क्यों पूर्ण ज्ञान है? क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील है, वैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। इसका जो आभास होता है या ये ज्ञान जो प्राप्त होता है ये ज्ञान विशुद्ध और निर्लिप्त बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, जिनकी विशुद्ध बुद्धि होती है। देश काल और सीमा से ये ज्ञान बाहर है और इस ज्ञान को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये ज्ञान का सिद्धांत था जिसका प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा, ठीक है, जो सुकरात ने बताया था, सुकरात का प्रभाव इस ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित प्लेटो के ऊपर भी पड़ा है। फिर दार्शनिक शासक की तानाशाही। देखिए जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मूर्खों और अज्ञानियों का शासन कहा था। क्यों कहा था मूर्खों और अज्ञानियों का शासन? क्योंकि देखिए उन्होंने जो अपने समय की परिस्थितियां थी, अपने समय की उन्होंने परिस्थितियों में जो लोकतंत्र का जो भी रूप देखा था उस रूप को उन्होंने देखा था लोकतंत्र का बहुत खतरनाक भयानक रूप देखा था। यूनान में जब लोकतांत्रिक शासन आया, प्रजातांत्रिक शासन आया, तो वहां पर जो प्रजातंत्र का जो शासन था उससे संबंधित जितने राजनेता थे उन लोगों ने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था और इसका प्लेटो पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और इसीलिए उन्होंने जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की है। लोकतंत्र को उन्होंने मूर्खों और अज्ञानियों का शासन कहा है और उन्होंने दार्शनिक शासक की तानाशाही का समर्थन किया है, ठीक है। ये देखेंगे हम कैसे समर्थन किया है, अभी सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा देखना है इन चीजों के बारे में, ठीक है। लोकतंत्र की उन्होंने आलोचना की थी और लोकतंत्र को उन्होंने मूर्खों और अज्ञानियों का शासन कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने देखा था अपने समय में लोकतंत्र की शासन प्रणाली के समय ही जो सुकरात है, प्लेटो का जो गुरु है सुकरात है, सुकरात को प्राणदंड दे दिया गया था। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि जो प्लेटो है, प्लेटो के ऊपर सुकरात के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। इसके साथ अब हम आगे देख लेते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। जिस समय प्लेटो अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा था उस समय की स्थितियां क्या थी यूनान की, वो परिस्थितियां देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ उस समय जो यूनान था, यूनान एक महानतम राज्य था। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार 30 वर्षों तक यूनान के दो जो क्षेत्र थे, स्पार्टा और पोलिपोनेशिया, ठीक है, स्पार्टा और पोलिपोनेशिया, इनमें लगातार युद्ध हुए, लगातार 30 वर्षों तक युद्ध हुए और 404 ईसा पूर्व में
आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक बार परिस्थितियां समझ जाएं कि जो जब प्लेटो ने अपने सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों को देने के समय जो यूनान था, यूनान की परिस्थितियां क्या थी, सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको ये याद नहीं रखना है। 404 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो एथेंस था, जिस जगह पर क्या हुआ था, प्लेटो का जन्म हुआ था, एथेंस में 30 निरंकुश शासकों का शासन आया, और जब इनके निरंकुश शासन से लोग तंग आ गए तो एक दूसरी प्रतिक्रांति हुई, दूसरी प्रतिक्रांति, ठीक है। एक क्रांति से तो क्या हुआ था कि जो ये युद्ध चल रहा था, 30 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा था, तो 30 निरंकुश शासकों का शासन आया। फिर दूसरी प्रतिक्रांति हुई, इस प्रतिक्रांति में क्या हुआ कि जो एथेंस था, एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना हुई, प्रजातंत्र की स्थापना हुई। और इसी प्रजातंत्र के जो शासक थे, उन शासकों ने क्या किया, सुकरात को मृत्युदंड दिया, ठीक है। सुकरात को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया। और इसी से जो प्लेटो है, प्लेटो के मन में जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, ठीक है। प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो के मन में घृणा उत्पन्न हो गई। दूसरा जो प्लेटो है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में उन्होंने सत्य और न्याय, सत्य और न्याय को उचित ठहराने का प्रयास किया है, ठीक है। सही ठहराने का प्रयास किया है प्लेटो ने रिपब्लिक में, सत्य और न्याय को। अब देख लेते हैं कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, ठीक है, जिस समय प्लेटो अपने दर्शन का प्रतिपादन कर रहा था, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, ये हमने देख ली है। उनके जन्म के बाद की लगातार 30 वर्षों तक की जो परिस्थितियां थी, वो हमने देखी है कि क्या क्या परिस्थितियां थी। अब आगे हम देख लेते हैं कि समकालीन परिस्थितियां क्या थी जिस समय जो प्लेटो है, प्लेटो अपने दर्शन का प्रतिपादन कर रहा था, ठीक है। तो देखिए, समकालीन परिस्थितियों में सबसे पहले तो आता है व्यक्तिवाद, अतिरेक या स्वार्थ का प्रभुत्व, ठीक है। व्यक्तिवाद का प्रभुत्व कैसे था या स्वार्थ का प्रभुत्व कैसे था कि उस समय जो भी शासक वर्ग था, वो जो अपने राजनीतिक अधिकार हैं, उनका प्रयोग अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कर रहा था। जो राजनीतिक पद थे, उनमें कोई पवित्रता नहीं थी, और इन पदों पर सोफिस्टों का प्रभाव था, ठीक है। इन पदों पर किसका प्रभाव था, सोफिस्टों का प्रभाव था। सोफिस्ट क्या होते हैं, इनकी एक विचारधारा है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों का समूह मात्र है। सोफिस्टों की ये विचारधारा है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों का केवल समूह मात्र है, और जिसका जो लक्ष्य है वो व्यक्ति है, लक्ष्य व्यक्ति है, कि केवल व्यक्ति के हितों की पूर्ति होनी चाहिए और बाकी सब भाड़ में जाए। व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा थी सोफिस्ट विचारधारा। और उस समय जो एथेंस के राजनीतिक पद थे, उन पर सोफिस्टों का ही प्रभाव था। इस विचारधारा के कारण ही जो एथेंस है वो विरोधी नगरों में बटा, वहां पर नगर राज्यों का जन्म हुआ, अल्पतंत्रीय सरकारें बनी, जो शासक वर्ग था धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और इससे वहां राजनीतिक अस्थिरता पनपने लगी, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई या उत्पन्न हो गई, ठीक है। ये अपने चरम पर थी। तो देखिए, समकालीन परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति हमने देखी है व्यक्तिवाद की परिस्थिति या स्वार्थ का प्रभुत्व। कैसे कि जो उस समय एथेंस में शासक वर्ग था, वो जो अपने राजनीतिक अधिकार थे, अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग वो कर रहा था अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, अपने पास ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। फिर जो राजनीतिक पद थे वो पवित्र नहीं रह गए थे, क्योंकि जब राजा का उद्देश्य राज्य कल्याण ना होकर केवल धन इकट्ठा करना रह जाता है, तो फिर राजनीतिक पद की पवित्रता रहती ही नहीं है। पवित्रता क्यों नहीं रही थी, क्योंकि जो राजनीतिक पद थे उन पे सोफिस्टों का प्रभाव था। सोफिस्ट क्या लोग होते थे, सोफिस्ट होते थे जिनका की जो विचारधारा थी, उनकी विचारधारा थी कि जो राज्य है, राज्य समूह व्यक्तियों का समूह मात्र है, कि जो राज्य का लक्ष्य है वो व्यक्ति होना चाहिए। और ये विचारधारा किसे बढ़ावा देती थी, ये विचारधारा व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती थी। उस समय क्योंकि सोफिस्टों का शासन था, सोफिस्टों का प्रभाव था शासन प्रणाली पर, तो जो एथेंस था, एथेंस नगर विरोधी नगरों में बट गया, ठीक है। इससे नगर राज्यों का जन्म हुआ। उन नगर राज्यों में अल्पतंत्र वाली सरकारें गठित हुई। अल्पतंत्र हमने देख लिया है, अल्पतंत्र क्या है, अल्पतंत्र की सरकारें गठित हुई। और जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग केवल धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। शासक वर्ग केवल ये देख रहा था कि अमीर लोगों को और अमीर कैसे बनाया जाए। और इससे क्या हो गया, इससे जो एथेंस था, एथेंस में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। फिर दूसरी परिस्थिति हम देख लेते हैं, अव्यवसायवादी हस्तक्षेप।
अव्यवसाय हस्तक्षेप उन्होंने किसे कहा? लॉटरी व्यवस्था को। ठीक है, लॉटरी व्यवस्था ये कैसी व्यवस्था थी कि जो वहां पर शासक चुना जाता था, शासक, उसकी योग्यता नहीं देखी जाती थी, बल्कि चुनाव के समय लॉटरी निकाली जाती थी और लॉटरी निकालने पर ही शासक नियुक्त हो जाता था। जिस व्यक्ति की लॉटरी निकल गई वही शासक नियुक्त हो गया। इसे ही उन्होंने कहा है व्यवसायवादी हस्तक्षेप, कि जो शासक है भाई, आप शासक का चुनाव कर रहे हो, उसका चुनाव आप योग्यता के आधार पर कीजिए। लॉटरी की व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था से क्या होता था कि जो बुद्धिहीन लोग थे, जिन्हें शासन का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वो लोग शासक बनकर बैठ जाते थे, या लालची लोग शासक बनकर बैठ जाते थे। क्योंकि शासन कार्य तो उस समय केवल अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना होता था ना। और इसीलिए उन्होंने, जो प्लेटो ने फिर सुझाव दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए, उसके स्वभाव और आत्मा के अनुसार काम दिया जाए। ये सिद्धांत हम आगे देखेंगे कि क्या सिद्धांत था। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि अव्यवसाय हस्तक्षेप उस समय क्या था। ठीक है, परिस्थितियां क्या थी। फिर था अज्ञानता का शासन। अज्ञानता का शासन हम यहीं से समझ सकते हैं कि जो लॉटरी व्यवस्था थी उसमें ऐसे व्यक्ति भी शासक बनकर बैठ जाते थे जिन्हें शासन कार्यों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जिन्हें पता ही नहीं था कि शासन कार्य कैसे संचालित करने हैं। ऐसे व्यक्ति लॉटरी व्यवस्था से शासक बन जाते थे। तो जब वो ऐसे व्यक्ति लॉटरी व्यवस्था से शासक बनेंगे तो वो क्या शासन कार्य ढंग से देख पाएंगे। और इसी में ही अज्ञानता के शासन के लिए ही उन्होंने दार्शनिक शासक का सुझाव दिया था। ठीक है, दार्शनिक राजा का सुझाव दिया था, जो कि हम आगे देखेंगे। आर्थिक असमानता तो अपने आप ही होनी है। जब जो राजनीति है वो क्या है? वो धन कमाने का साधन है। तो जो लोग राजनीति में ऊंचे पदों पर हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं, और जब निम्न वर्गों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो क्या होंगे? वो गरीब होते चले जाएंगे। और इससे क्या हो जाएगी? इससे ही आर्थिक असमानता उत्पन्न हो जाएगी। राजनीतिक अस्थिरता क्यों होगी? क्योंकि जो यूनान है, हमने भी देखा है, यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा। एथेंस जो था उसका भी बंटवारा हो गया नगरों में। जो राज्य कार्य थे, राज्य कार्यों पे कौन से लोग अपने प्रभुत्व बनाए हुए थे? जो अज्ञानी लोग थे, मूर्ख लोग थे। ठीक है, अज्ञानी मूर्ख लोग। और इसी से क्या हुआ? इसी से वहां पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। तो देखिए, आज का जो लेक्चर था, आज के लेक्चर में मैंने कोई इनका सिद्धांत नहीं लिया है। सिद्धांत क्यों नहीं लिया है? क्योंकि मैं पहले चाह रही हूँ कि एक बार आप लेक्चर को देखें और आपके मन में प्लेटो का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से संबंधित कुछ बातें बैठनी शुरू हो जाए कि जो प्लेटो है, प्लेटो के जो विचार हैं वो विचार किस वर्ग से आए हैं, किस तरीके से उन विचारों का जन्म हुआ है। तो आगे कल हम देखेंगे फिर प्लेटो के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से प्रमुख सिद्धांतों को हम डिस्कस करेंगे। डीपली सारे सिद्धांतों को देखेंगे हम, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।